हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम यूनिट थर्ड के ही कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कराए थे और ऑलमोस्ट मैं आज सारे करवा दूंगी। एक दो क्वेश्चंस और रह जाएंगे। एक्चुअली वो मेरी पीपीटी, मेरा लैपटॉप शट डाउन होने की वजह से मैं उसको सेव नहीं कर पाई, तो वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक करा दूंगी। यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट फोर फिर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, फिलोसोफर्स की जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूनिट थ्री जो कि हमारी थी एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, तो आज उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही। क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल इक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफैक्शन। सोशल इक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफैक्शन को डिस्कस करना है, शॉर्ट नोट उसके ऊपर लिखना है, जस्टिफाई करना है टर्म्स को। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल इक्वालिटी देखते हैं। सोशल इक्वालिटी इज द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी का मतलब यही होता है सोशली कि सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड विद डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, रेस, जेंडर और सोशल स्टेटस। कि हर किसी को हम जो है एक समान तरीके से ट्रीट करें, कोई भेदभाव ना करें उनके साथ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, चाहे उनका सोशल स्टेटस कैसा भी हो। ठीक है, लेकिन हमें सबके साथ फेयरली ट्रीट करना है, किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, चाहे वो लो कास्ट से हो, चाहे अपर कास्ट से हो, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा हो, हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सोशल इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोशल डिविजन्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने में मदद करती है और सोशल हार्मनी को प्रमोट करती है। ठीक है, सोशल डिविजन्स हो जाते हैं ना हमारी सोसाइटी में कि अपर कास्ट का ये लो कास्ट का है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है, ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज ग्रुप से है, ये बहुत ही एफ्लुएंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब रिच कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये सोशल डिविजन्स कहीं ना कहीं हम अपने मन में ऑटोमेटिकली ही बना लेते हैं। ठीक है, या फिर ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ये अपॉर्चुनिटीज दी जाती है क्योंकि ये लड़का, इसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्योंकि ये लड़की। तो ये कहीं ना कहीं सोशल डिविजन्स हमारी सोसाइटी में आज भी है। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन सोशल डिविजन्स को जो है रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है। सोशल हार्मनी जहाँ पे हम सबको एक समान लेके चलते हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स अलाउइंग देम टू compete बेस्ड ऑन मेरिट rather देन देयर सोशल स्टेटस। मतलब कि ये सभी इंडिविजुअल्स को एक साथ लेके चलता है सोशल इक्वालिटी, जिसमें सबको मौका दिया जाता है मतलब पार्टिसिपेट करने का। ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। उनका सोशल स्टेटस ना देखते हुए हम जो है सबको मौका देते हैं कॉम्पीट करने का किसी फील्ड में, या सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, चाहे। ठीक है ना, तो सोशल इक्वालिटी क्या है? ये एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, जहाँ पे हम सबको मौके देते हैं, सबको एक समान मौके देते हैं। ठीक है, एक सोशल इक्वालिटी इंश्योर्स दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू एजुकेशन। सोशल इक्वालिटी ये गारंटी देता है कि हम जो है सबको अधिकार है एजुकेशन लेने का। ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन, सबको अधिकार है। ठीक है, सबके अधिकार है कि हर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबको मिले और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सबको मिली जानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है ना, इट प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को प्रमोट करता है। सोशल इक्वालिटी एनकरेज करता है लोगों को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं कि वे भी साथ काम करें और हमारे साथ ही सीखें। ठीक है, लर्न करें। ऐसा ना है कि ये लो बैकग्राउंड का है तो इनके अलग से स्कूल बना दो, ये मिडिल क्लास या हाई बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो इनके लिए अलग स्कूल बना। ऐसा नहीं, सब चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे कुछ भी हो, सब एक साथ अपना रह के चीज़ों को लर्न करें, सीखें, एजुकेशन ले। ठीक है ना, टास्क करें जो भी वो करना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को एनकरेज करती है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी नेसेसरी है जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको हम जितना हो सके उतना रोक सके, जितनी भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज प्रेजेंट है हम उनको ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है सोशल इक्वालिटी अगर हम सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो।
ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो अपने अपने पोटेंशियल को समझ पाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, वो अलाउ करते हैं अपने आप को भी कि हम अपने इस पोटेंशियल को और डेवलप करेंगे और इसको जो है हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जैसे कि सोसाइटी के वेलफेयर होगा, सोसाइटी की नीड्स पूरी होंगी, ठीक है ना, और उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा, उनकी भी सक्सेस होगी। फिर आते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? जब आप सोसाइटी को डिवाइड कर देते हो हायर और लोअर सोशल यूनिट्स में, तो वो होता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। मुर्रे ने एक डेफिनेशन भी दी है कि स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी इनटू हायर एंड द लोअर सोशल यूनिट्स। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to the hierarchical arrangement of individuals and groups in a society based on factors such as wealth, income, education, social status। मतलब कि आप क्या करते हो कि सोसाइटी में रह रहे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, उनका स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, इन सब के बेस फैक्टर्स हैं, इन सब के बेसिस पे हम जो है सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं उनके लोगों को, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो ये एक तरीके से ये सोशल इक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी को ही बढ़ावा दे रहा है ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स और कुछ ही इंडिविजुअल्स या कुछ ही ग्रुप्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? एक तरीके से ये मार्जिनलाइजेशन है एंड एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। मतलब कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अलग से क्रिएट कर दे रहा है कि तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अलग है, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत लो है, तुम कास्ट बहुत लो हो, एजुकेशन बैकग्राउंड तुम्हारा बहुत खराब है। तो ये एक मार्जिनलाइजेशन ही तो क्रिएट कर रहा है, और कुछ ग्रुप्स जो हमारी सोसाइटी के हैं उनको एक्सक्लूड कर दे रहा है, बाकी ग्रुप से अलग कर दे रहा है उनको, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस होता है, लाइक रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। तो इट कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रॉपर एक्सेस नहीं ले पाते एजुकेशन का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको अच्छी नहीं मिलती, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको अच्छी नहीं मिलती, और उनके अंदर जो एबिलिटी होती है टू मूव अप और डाउन द सोशल लैडर, उनके अंदर जो एबिलिटी होती है कि वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये सोशल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जिसकी वजह से सोशल इंस्टेबिलिटी आपकी आ जाती है। फिर सोशल मोबिलिटी या कह दो एबिलिटी जो होती है हमारे अंदर आगे बढ़ने की, ठीक है ना, तो वो भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा इफेक्टेड होती है। अगर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के इश्यूज को एड्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इसको कम करना चाहिए। एक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे सभी इंडिविजुअल को एम्पावरमेंट मिले, सभी सशक्त बने, कि उनके पास इक्वल एक्सेस हो सभी चीज़ों का, चाहे वो रिसोर्सेज हो चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है। तो सोशल इक्वालिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं, तो हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को प्रमोट ना करके सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द क्लास एंड द कास्ट एज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन। देखो, क्लास और कास्ट ये आपके दो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं एजुकेशन के, तो इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो देखो, क्लास एंड कास्ट ये आपके दो मेजर सोशल डिटर्मिनेंट्स एजुकेशन के, इनका अपना अपना इफेक्ट पड़ता है पर्सन की एजुकेशन के एक्सेस पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वो लेते हैं, और ओवरऑल एजुकेशनल आउटकम्स जो होते हैं, इन दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है देखते हैं। देखो, क्लास क्या होती है? एक तरीके से इसकी क्लास बहुत अच्छी है, तो हम एक तरीके से उसके इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्लास रिफर्स टू पर्सन इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें उसकी इनकम, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी वेल्थ, ये तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो पर्सन जो आपकी हायर क्लास से होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, उनके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन पे पैसा बहुत होता है, बहुत वेल्दी आदमी होते हैं, वो इनकम बहुत अच्छी होती है, एज क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं बेटर स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी पे स्केल बहुत अच्छी है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पे कर सकते हैं, क्योंकि उन पे पैसा इतना है कि वो हाई से हाई अमाउंट भी अच्छे से बड़े से स्कूल में वो पे कर सकते हैं उस पैसे को, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। रिसोर्सेज, सब तरीके की रिसोर्सेज वो अफोर्ड कर सकते हैं,
प्राइवेट ट्यूटोरिंग वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोअर क्लास के होते हैं, उनको बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल बाधाएं जो होती हैं, है ना, और उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए, जैसे कि कोई एक हायर क्लास का बच्चा करता है, ठीक है ना। वही जैसे कि अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और जो नॉर्मल लोअर क्लास के लोग होते हैं वो अपने इंडिया में भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है। तो क्लास टोटली रिफर्स टू अ पर्सन्स इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें हायर क्लास के जो लोग होते हैं उनके पास एक्सेस होता है सभी तरीके के एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का। क्योंकि वो इतने एबल है कि वो बेटर स्कूल सपोर्ट कर सकते हैं, वो उनकी फीस पे कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज वो एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट ट्यूटोरिंग वो एक्सेस कर सकते हैं। वही जो लोअर क्लास का इंसान है उसको बहुत सारी फाइनेंशियल बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो सारी अपॉर्चुनिटी सपोर्ट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ लो इनकम, ठीक है। तो इससे डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट में, और ये कहीं ना कहीं एक सोशल मोबिलिटी को लिमिट करता है। सोशल मोबिलिटी मतलब जहाँ हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो एबिलिटी है हम उसको एनकरेज करें कि यस तुम अपनी इस एबिलिटी को डेवलप करो, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेगी, ठीक है ना, और देश को आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लिमिट कर देता है, क्या, क्लास, ठीक है। दूसरा आता है कास्ट। कास्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। जो कास्ट होता है एक तरीके से ये क्या होता है, पर्सन का सोशल स्टेटस होता है, जो कि बाय बर्थ ही डिटरमाइंड हो जाता है कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी सोसाइटीज में लाइक इंडिया में कास्ट बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल आउटकम्स। लाइक जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बहुत सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, नहीं प्रोवाइड की जाती है उनको, ठीक है ना। लेकिन और कुछ केसेस में तो जो लो कास्ट के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन का भी एक्सेस नहीं होता है, और उनको जो है लो क्वालिटी के स्कूल्स में ही एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो उनके अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर रही है, ठीक है ना। सोशल इनइक्वालिटी को ही ये बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं कास्ट। तो इसीलिए क्लास और कास्ट दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं पर्सन के एजुकेशनल आउटकम्स को बहुत तरीके से। जैसे कि जो लोग होते हैं हायर क्लास के स्टूडेंट, उनके पास ग्रेटर एक्सेस होता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का, लाइक बुक्स हो गया, कंप्यूटर्स, ट्यूटरिंग सर्विस, जो कहीं ना कहीं उनके लर्निंग आउटकम्स को इन्हांस करता है। वही ये चीज़ लोअर क्लास वाले के पास नहीं होता है, ठीक है। और वहीं जो आपके लो क्लास के लोग होते हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है रिसोर्सेज का, ठीक है, जिससे उनका एजुकेशनल आउटकम बहुत ही बेकार रहते हैं, पुअर एजुकेशनल आउटकम्स रहते हैं। दिस कैन क्रिएट अ साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज वेयर पीपल फ्रॉम लो क्लासेस में लेस लाइकली टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मे स्ट्रगल टू फाइंड वेल पेइंग जॉब्स। क्यों, इससे होता क्या है कि जो फिर लो क्लासेस के आपके लोग होते हैं वो हायर एजुकेशन अच्छी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा फिर क्या है स्ट्रगल करना पड़ता है अच्छी जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा कास्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर मोटिवेशन की भी कमी आ जाती है, ठीक है। जो लो कास्ट के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, मोटिवेशन की कमी नहीं आ पाती है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं वो लिमिटेड है कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ मोटिवेशन भी आपका क्रिएट हो जाता है। कुछ केसेस में जो आपकी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैव बीन पुट इन प्लेस टू एड्रेस एजुकेशनल डिस्पैरिटीज फेस बाय द लोअर कास्ट इंडिविजुअल। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपकी कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं जिससे कि जो एजुकेशनल डिस्पैरिटीज जो आपके लो कास्ट के इंडिविजुअल्स फेस करते हैं उनको हम रोक सकें, उनको हम, जिससे कि हम लो कास्ट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ऐसी कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई गई है, एक्शन लिए गए हैं, लाइक जैसे कि इंडिया में रिजर्व सीट्स हैं आज के टाइम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन लोगों के लिए जो लो कास्ट से हैं या अदर ग्रुप से हैं, है ना, रिजर्वेशन सिस्टम है ना, तो ये इसीलिए ही है, ठीक है। However, these policies have been controversial, with some arguing that they are unfair to people from the higher caste and they do not necessarily address the root cause of educational inequalities. देखो, जो ये आज के टाइम पे रिजर्वेशन सिस्टम है,
ये सभी कास्ट को एक इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ही ये लाया गया है, ठीक है ना, जिससे कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो उनके अंदर का मोटिवेशन जो है वो खत्म ना हो, जो उनके अंदर एबिलिटी है वो मर ना जाए, और वो ट्राई करते रहें, वो कोशिश करते रहें अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल को और डेवलप करने की, जिससे कि वो तो आगे चल के एक वेल पेड जॉब्स वो पा सके, है ना, अपना कैरियर बना सके, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं कि ये तो हायर कास्ट के जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये भेदभाव हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ रूट कॉजेज जो है उनको भी एड्रेस कर देखना चाहिए कि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी भी हो रही थी, उनको उनके साथ एक तरीके से उनको एजुकेशनल इनइक्वालिटी उनके साथ थी, है ना, उन लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी क्योंकि वो लो कास्ट के होते थे, इस वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक समान एक हर चीज़ का, हर फील्ड पे अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम आपका लाया गया है, ठीक है। एफर्ट्स डाले जाते हैं जैसे कि हम ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस जो हैं, जो आपकी डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, उनको हम इम्प्रूव करते हैं, बार बार गवर्नमेंट एफर्ट्स लाती रहती है, ठीक है ना। और जो क्लास और कास्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशनल आउटकम्स में, उसको हम कम से कम कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए एफर्ट्स लगातार होते रहते हैं। अल्टीमेटली क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल एंड जस्टिफिएबल, देखो दिस इज नॉट जस्ट, दिस इज जस्टिशिएबल, ठीक है। तो एक मोर इक्विटेबल जस्टिसेबल एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल डिस्पैरिटीज इंक्लूडिंग द रोल ऑफ क्लास एंड कास्ट। तो हमें क्या है, एक मोर इक्विटेबल एंड जस्टिसेबल एजुकेशन सिस्टम हमको क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि हम सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनको हम एड्रेस कर सकें, जो आपके एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है ना, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कास्ट हो, इन सबको हम एड्रेस कर सकें, ठीक है ना, और इम्प्रूवमेंट लेके आते रहे बार बार, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हाउ जो वो आपका मॉडर्नाइजेशन है वो हेल्पफुल है टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आपका मददगार है टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि उसमें एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करा गया है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। और जो आपके ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स थे लाइक कास्ट सिस्टम, उसको हमने कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट आपका फैसिलिटेट हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों के वो इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आया है, ठीक है ना, जगह जगह इंडस्ट्री सेटअप हुई है, डेमोक्रेसी आपकी फोस्टर हुई है, रेशनल थिंकिंग आपकी फोस्टर करी गई है ओवर द स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनलिज्म। जो पहले जो आपका स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनलिज्म था उसको हटा के और आज के टाइम पे रेशनल थिंकिंग को हमने बढ़ावा दिया। रेशनल थिंकिंग का मतलब एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सबके पास सब अपने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग जिसका जो मन है वो कर सकता है, ठीक है ना। एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट टू डू, ठीक है ना, बस वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन के आने से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, वुमेन एम्पावरमेंट फैसिलिटेट हुई है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है, ठीक है ना। एजुकेशन का जो लेवल है, जो उसका तरीका है रिप्रेजेंट करने का, लोग बच्चों को प्रोवाइड करने का, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आपके मॉडर्नाइजेशन के आने से आए हैं, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। लोग एजुकेटेड होते हैं तो उनकी जो आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, जो पहले वाली थिंकिंग थी, वो भी मॉडिफाई होती रहती है, लोग नई विचारधारा अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे इससे फर्क आया है। तो क्या मॉडर्नाइजेशन ने किस तरीके से चेंजेस लाया इंडियन सोसाइटीज में, लाइक एजुकेशन एंड रेशनैलिटी, मतलब मॉडर्नाइजेशन के आने से लिटरेसी बढ़ी है, ठीक है। साइंटिफिक एजुकेशन को एनकरेजमेंट मिली है, लाइक जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग को हमने प्रमोट करा है, और जो आपके सुपरस्टिशियस, जो आपके रिजिड ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, उनको हमने रिड्यूस करा है, ठीक है ना। रिजिड ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं ना कि लाइक आपके जेंडर रोल्स हैं, आपके कास्ट सिस्टम होता है आपका, जो ये सब, ठीक है। तो इन सबको हमने जो है कहीं ना कहीं जो है आपका हमने रिड्यूस करने की कोशिश करी है कि लाइक जो वुमन है वो तो सिर्फ होम मेकर
ही रहेंगी, उनको बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है। इस टाइप के जो ये आपके रिजिड ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं, इनको हमने जो है ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी है। लिटरेसी को प्रमोट करा, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एजुकेशन का एनकरेजमेंट दिया है। रेशनल थिंकिंग को हमने प्रमोट करा है। रेशनल थिंकिंग मतलब जिसमें हम लॉजिक रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, उसको हमने प्रमोट करा है। सोशल स्ट्रक्चर रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन ने जो आपका ये ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, उसको इसने पूरी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करी है। क्यों? जिससे कि कैसे करी है? बाय एनकरेजिंग अचीव्ड स्टेटस ओवर एस्क्राइब्ड स्टेटस। मतलब कि वो स्टेटस जो आपको बाय बर्थ आपको मिला है, उस स्टेटस पे फोकस ना करके जो आपने अचीव करा है, उस स्टेटस पे फोकस करके। लाइक आप बाय बर्थ, मान लो आप लो कास्ट से हो, लेकिन आपने कड़ी मेहनत करके आप कैसे करके लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो जो स्टेटस आपने अचीव करा है आज के टाइम पे कि डेट यू आर अ डॉक्टर, तो आप जो है उस स्टेटस के साथ जियो, ठीक है ना। ठीक है ना। जो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस था, जो आपको ऑलरेडी परसीव था बाय बर्थ, ठीक है ना, उस पे आप ध्यान ही मत दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोगों के स्टेटस में, उनके सोशल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म आया है, ठीक है ना, जिससे कि सोशल मोबिलिटी को हम फैसिलिटेट कर सके। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, देखो एजुकेशन आपकी इम्प्रूव हुई है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ी हैं, एक्सपैंड हुई हैं, तो इससे आपकी फीमेल लिटरेसी भी इम्प्रूव हुई है। ठीक है ना। जो आपके पैट्रियार्कल नॉर्म्स थे, उनको हमने जो है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो अब भी करते हैं, लेकिन कोशिश करी है कि पैट्रियार्कल नॉर्म जो है उनको हम उनका जो इम्पैक्ट है पड़ता था वुमेन लिटरेसी पे, उसको हम कम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल लिटरेसी को हम बढ़ा सकें, महिला को सशक्त बना सकें, उनको भी वो सारी प्रोफेशनल और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हम दे सकें। ठीक है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका आया। ठीक है। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आपकी इंप्रूव हुई, कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ हम शिफ्ट हुए। ओवरऑल इकोनॉमी हमारी एक तरीके से बढ़िया होती जा रही है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हम लोगों ने क्या करा है, जो प्रोमोटेड वैल्यूज हैं इक्वालिटी की, फ्रीडम की, सेक्युलरिज्म की, है ना, हम लोग कहीं ना कहीं उनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि धर्म के नाम पे जो हम लोगों के साथ पक्षपात करते थे वो ना होना। ठीक है। ठीक, समझ में आया। तो और हमने कहीं ना कहीं जो आपकी फेडरल पावर स्ट्रक्चर्स हैं, हमने उनको जो है वीक करने की कोशिश करी है। फेडरल पावर क्या होती है, लाइक जैसे पहले के टाइम पे होता था कि सारी पावर राजा के हाथ में होती थी, फिर आपका है ना होती थी ना राजा के हाथ में, और फिर अगर वो मर गया तो उसका बेटा मर जाता था, इस टाइप की पावर। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि अगर मान लो प्रजा को राजा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको बदकिस्मती से राजा प्रजा को फिर भी उसी राजा को एक्सेप्ट करना पड़ता था। कोई ऐसा रूल तो था नहीं उस टाइम पे कि राजा को बदला जा सके, वो मर जाता तो उसका बेटा मर जाता था, उसका बेटा बन जाता तो फिर उसका बेटा बन जाता, इस तरीके से। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोग जिसको चाहते हैं कि वो उसका राजा बने, वो उसका राजा बनता था। तो हमने इस तरफ शिफ्ट लिया है। ठीक है ना, जिससे कि हम इंडिविजुअली सबको फ्रीडम दे सकें, सबको इक्वालिटीज़ दे सकें, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर सकें। ठीक है। लोगों का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स है उसको हम चेंज कर सकें। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, देखो इंस्टीड ऑफ कम्प्लीटली रिप्लेसिंग इट, मॉडर्नाइजेशन ने देखो इंडियन ट्रेडिशन जो है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करना ये तो ठीक नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को मेंटेन भी करके रखना है। ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारे कल्चर्स हैं, उनको हमें बरकरार रखना है, जिससे कि आने वाली जनरेशन को भी उनके बारे में पता चले। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को इंडियन ट्रेडिशंस के साथ एक बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देते हैं, जिससे कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स का यूज़ भी करें। लाइक सोशल मीडिया का हम यूज़ करते हैं फॉर द रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर। ठीक है ना। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से नई टेक्नोलॉजी का विद इन द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क हम अच्छे तरीके से यूज़ करें, गलत तरीके से यूज़ ना करें। ठीक है। तो इसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन ने बहुत सारे चेंजेस लेके आया इंडियन सोसाइटी में। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन है क्या, अभी तक तो हम इतनी देर से मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को एडवांस कर देते हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको इंडस्ट्रियल बना देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं, रेशनल थिंकिंग को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम लॉजिक रीजनिंग की बात करते हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ और स्ट्रक्चर्स को हम अडॉप्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारे इंडिया की, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, एजुकेशन स्प्रेड होती है जगह जगह,
और हम सोशल नॉर्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ शिफ्ट करते हैं कि मतलब हम सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस ना करके आप अपने ऊपर फोकस करो कि आप अपने प्रगति के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। ये सब सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है मॉडर्नाइजेशन पे, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है, चैलेंजेस भी कुछ आते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मॉडर्नाइजेशन के आने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाता है, उनकी हेल्थ केयर बेटर हो जाती है, इंफॉर्मेशन का सभी तरीके की इंफॉर्मेशन का एक्सेस उनके पास होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, चैलेंजेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जो है कुछ स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटीज़ भी क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा कर देती है। इससे आपका जो कल्चरल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं शायद वो लॉस हो जाती है, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ जाते हैं मॉडर्नाइजेशन के आने से। डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन के क्या स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है, एक वो अप्रोच है लर्निंग की जो एम्फेसाइज करती है किसको, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, ठीक है, जिसमें आपका इक्विटी, पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। तो कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन के मतलब हर कोई इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो भी कोई आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। किसी भी कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपका वोट देना है तो वोट देना आपका अधिकार है, तो आप दो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो जो भी आपकी सोसाइटल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। इक्वालिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान मानना, इक्वालिटी सबको प्रोवाइड करना। इंक्लूसिविटी मतलब कि चाहे वो कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का सही, सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि ये आपका लो कास्ट है तो उसका अलग स्कूल बना दो, उसका अलग स्कूल, ऐसा नहीं। किसी कोई भी फील्ड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, इस इंक्लूजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करें सबके सामने, ठीक है। कोलैबोरेशन, सब कोलैबोरेशन में काम करें, सब एकजुट हो गए, इकट्ठे होकर मिलजुल के काम करें। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। पर्सनलाइजेशन, कि हर कोई अपनी खुद की एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को समझे, ठीक है ना, उसको डेवलप करने की कोशिश करें, उसका अंदर जो मोटिवेशन है उसको हम इनकरेज करें उसको, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो है चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करें, टोटल लर्निंग ना सिखाई जाए उनको, चीज़ों को करके, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके वो सीखें। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि जो आपकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सिखाया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग वाली पावर भी डेवलप हो, ठीक है। कम्युनिकेटिंग इंगेजमेंट, ठीक है ना, कम्युनिटी आपस में इंगेज रहें, ऐसे लड़े भिड़े ना, बिल्कुल भी सब इंगेज होकर काम करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। टीचर जो होता है आपका फैसिलिटेटर होता है, कहीं ना कहीं टीचर बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, बच्चों को ज्ञान देता है कि मतलब हमें किस तरीके से डेमोक्रेटिक, मतलब टीचर जो होता है फैसिलिटेटर होता है किस तरीके से, क्योंकि टीचर बच्चों के अंदर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनके अंदर डालता है, उनके मन में, उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप करने की कोशिश करता है। एम्फेसिस दिया जाता है किस पे, सोशल जस्टिस पे हम जोर दें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे जोर दें। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें कि हमारी आज की भी नीड्स पूरी हो जाए, और फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके और हम भी यूज़ कर सकें इफेक्टिवली। एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब कोई भी चीज़ आप मतलब पढ़ा रहे हो बच्चों को या कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो तो वो आपके लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ काम आए, ठीक है। मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग कोई ऐसी चीज़ पढ़ाओ जो लाइफ लॉन्ग, आप जिस चीज़ को मतलब आप भूलो ना, वो आपकी ज़िंदगी भर किसी न किसी तरीके से काम आती रहे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हो रह रहे हैं। एक्चुअली मेरी सिर्फ PDF सेव नहीं थी, इसी वजह से मैं नहीं करा पा रही हूँ। मैं आपको कल करा दूँगी। यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर, और हम फिर मूव करेंगे यूनिट 4 की तरफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।